गुड मॉर्निंग, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नागेश श्रीवास्तव। तो हम आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। देखते हैं, आप पहले तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप मेरा यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व को देख रहे होंगे, जहां पर आपको सीबीएसई के बहुत सारे टॉपिक, एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। फिर टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस है जो आपके आईसीएसई, यू स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, फिर यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे होंगे जनरल नॉलेज के लिए, तो वो आपको बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सीज़न 1 आया था क्विज़ का, जो आपके ब्रेन स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सीज़न 1, उसमें ऑलमोस्ट 28 एपिसोड्स हैं, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इष्ट मित्र, यार प्यार जो भी हैं, उनको आप मेरे चैनल को रेकमेंड कर सकते हैं उनका प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चों को मैंने प्रिपेयर कराया और बहुत सारे बच्चे आज अब अच्छे अच्छे जगहों पर सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट में भी, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में पोस्टेड हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि वो लोगों ने चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज उन लोगों ने प्रिपरेशंस की थी। चलिए, आपका ये फॉर्चून उसी तरह का होगा, आप भी अच्छे जगह होंगे, मैं कामना करता हूँ इसका। हाँ, एक छोटा सा, जो इन लोगों ने विजया किरण फाउंडेशन को डोनेशन दिया था, उनके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि हम लोग विजया किरण फाउंडेशन के तहत हम लोग लोगों की मदद करते हैं, उनके मेडिसिन के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। गरीब जो परिवार है उनके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, किताबों से, फिर उनको ड्रेसेस देने से लेकर के, उनके फीस भरने से लेकर के, हम लोग ये सारे काम को करते हैं। ज़रूरी है कि हम लोग का जो जीवन है वो दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए। हम लोग अगर लोगों की हेल्प कर पाएँ तो हम लोगों के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि इस पृथ्वी पर हम लोग एक दूसरे की मदद करें। और इसके लिए ज़रूरी है हम लोग सब लोग एक दूसरे का साथ, जो लोग संपन्न हो या एबल कर सकने के लिए किसी की मदद, तो ज़रूर से करना चाहिए। तो जो लोग डोनेशन करना चाहेंगे विजय किरण फाउंडेशन को, वो क्यूआर है ही, आप कर सकते हैं। जो लोग इच्छा से करना चाहें, ठीक है, तो वो अलग है, वो लोगों की भलाई के लिए है इसमें। ठीक है, और बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है ही, प्लीज़ उसको शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो लोगों तक ही जाएगा, सीधा बात है। क्योंकि कुछ ऐसे पागलों का होना ज़रूरी है समाज में, मेरे जैसे, जो लोगों की मदद के लिए हर स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का, एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, ये आपके वेरियस कॉम्पिटिशन्स में आपको यहाँ से फैक्ट आता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको जनरल साइंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इवन आप अगर सीबीएसई के हैं, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड है, तो आपको तो ये करना ही करना है, आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। तो सिट बैक एंड रिलैक्स और ध्यान से देखिए, इस चैप्टर को पढ़िए। मेरा तरीका बड़ा सिंपल है भाई साहब, कि अगर एनसीईआरटी बुक है तो सामने रख लीजिए, पेन पेंसिल हाथ में रखिए, और उसके बाद हम लोग देखते चलते हैं। पूरे चैप्टर को इसी तरीके से अगर समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंपटीशन वाले फैक्ट्स को अलग नोट डाउन करके रखें, अपना नोट्स बनाएं, और जो इस क्लास के हैं या इसको जो भी देख रहे हैं, अगर एनसीईआरटी है तो वो अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, किनारे इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, इस तरह से। ठीक, तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ देखते हैं जिनके अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग टेक्सचर्स हैं। टेक्सचर्स यानी उनका बनावट। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव डीम्ड मैटर। जो यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में मौजूद है वो मटेरियल से बना है। इसी मटेरियल को साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया है? मैटर।
जो हम लोग सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट, यहाँ तक कि जानवर भी, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, या पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सभी चीज़ क्या है, मैटर है ना, ये मैटर से बने हुए हैं। वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, इनका अपना एक डिफरेंट मास और इनका एक ऑक्यूपाई करता है स्पेस भी। अदर वर्ड्स में कहे तो मास और वॉल्यूम। एस्ट्रिक यहाँ पे मार्किंग लगा हुआ है वॉल्यूम और मास के ऊपर, इसका मतलब पेज के नीचे में दिया हुआ है, इससे जुड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है मास का वो किलोग्राम है, ये सारे लोगों को पता है। फिर वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है मीटर, क्यूबिक मीटर होता है ना, ये इसका एसआई यूनिट है वॉल्यूम का, तो बड़ा आसान है। फिर कॉमन यूनिट वो सब अलग चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। प्राचीन काल से ही जो मानवों ने हमेशा समझने की कोशिश की है कि हमारे आसपास की चीज़ों को हमेशा समझने की कोशिश की है। इंडियन फिलोसोफर ने इन्हीं मैटर को 5 बेसिक तत्वों में, 5 एलिमेंट्स में इन्होंने डिवीजन किया। हमारे जो प्राचीन काल में जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्री थे, पंचतत्व, इसे पंच तत्व कहा गया। एयर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, नभ और जल, इस तरह से करके ये 5 तत्व है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना। इनके अनुसार, जो इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार, लिविंग और नॉन लिविंग है वो बने हैं इन्हीं 5 तत्वों से। अच्छा, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स जो थे ये भी ऑलमोस्ट इसी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को फॉलो करते थे, उनका भी इसी के आसपास थे। लेकिन मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नए तरीके का क्लासिफिकेशन यानी डिवीजन को लाया मैटर का, है ना। मैटर का क्लासिफिकेशन जो 2 आधारों पर इन्होंने विकसित किया। क्या था? एक था फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक उसका जो चरित्र होगा, है ना, और दूसरा है केमिकल नेचर, उसका रासायनिक प्रकृति क्या है उस मैटर का। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले इसी जो 2 जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल एस्पेक्ट के बारे में, मैटर से रिलेटेड, इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और वेट क्या होता है। तो मास होता है कि कितने अमाउंट में मैटर मौजूद है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, है ना, कितना अमाउंट में मैटर मौजूद है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। वॉल्यूम क्या होता है कि कितना स्पेस, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस उस ऑब्जेक्ट ने छेक रखा है, ठीक है ना, उसने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस स्पेस, जगह को कितना ऑक्यूपाई किया है। डेंसिटी क्या है? आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो निकल जाएगा, है ना। तो ये बताता है पर यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना अमाउंट ऑफ मास मौजूद है। वेट क्या है कि देखो, वेट आपका आपका डिफर करेगा अलग अलग स्फीयर में। जैसे पृथ्वी पर है तो आपका कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप पर लग रहा है, तो यहाँ वेट आपका अलग आएगा। यही आप मून पे चल जाओगे तो 1/6 हो जाएगा आपका। तो ग्रेविटी, कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है आप पर, उस अनुसार वेट तय होता है, ध्यान रखना। मास और वॉल्यूम का इस तरह भी समझिए कि अगर एक बास्केटबॉल है ना, और एक बॉलिंग जो नहीं करते हैं, वो सारे रखे होते हैं 10-12 और उसको ऐसे फेंका जाता है तो वो जा करके वो 12 पीसेस को गिरा देते हैं, बॉलिंग एली बोलते हैं। तो वो दोनों ऑलमोस्ट वॉल्यूम के आपको दिखेंगे, है ना। उसका आकार जितना ऑक्यूपाई करता है स्पेस, वो दोनों का सेम होगा। लेकिन हो सकता है कि जो बॉलिंग वाला बॉल है वो भारी हो, ठीक है ना, उसका मास ज़्यादा हो और इसका मास कम हो बास्केटबॉल का। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए मास और वॉल्यूम को अलग अलग रखा जाता है बच्चों। अरे भाई, मैंने बंद कर दिया क्या? ओके, फिर से मैं शुरू करता हूं। हाँ, अच्छा, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो फिर समझ आ गया होगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या? फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। लंबे समय में 2 विचारधारा, 2 स्कूल ऑफ थॉट, 2 विचारधारा आपको रहे हैं मैटर के प्रकृति के विषय में, है ना। मैटर का नेचर कैसा होगा इसके बारे में 2 विचारधारा हमेशा से रहे हैं।
वन स्कूल ऑफ बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एक इसको पकड़िए, ठीक है ना। एक विचारधारा ये था कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस यानी सतत होता है, कंटिन्यूअस, जैसे कि वुड ब्लॉक की तरह, है ना। वो दम सतत होना चाहिए, दम ठसाठस भरे हुए हैं, दम वुड ब्लॉक की तरह दम खड़े, दम एक में मिले हुए, यानी वुड ब्लॉक की तरह होते हैं, कंटिन्यूअस होने चाहिए मैटर, है ना। और दूसरा जो होता था वेदर द अदर थॉट जो है, जो दूसरा विचारधारा ये था कि नहीं नहीं ये रेत के पार्टिकल्स की तरह होते हैं, ठीक है ना। रेत में जैसे देखिएगा सैंड में जो पार्टिकल्स दुनिया भर के होते हैं ना, तब सैंड आपको दिखता है पूरा, है ना। तो रेत में जो ये पार्टिकल्स होते हैं तो ये पार्टिकल्स की तरह मौजूद होते हैं। तो दूसरा विचारधारा इसको इस तरह से देखता था। आइए कुछ एक्टिविटी से देखते हैं, है ना। मैटर का प्रकृति क्या होता है ना, मैटर की प्रकृति क्या है, क्या ये एक सतत है, सतत यानी कंटिन्यूअस है, या ये पार्टिकुलेट यानी कणों के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्या है भाई, एक्टिविटी दिखाओ भाई। तो ये है 100 ml का बीकर ले लेंगे, देखो जी 100 ml का बीकर, इसमें क्या करेंगे, बीकर में हम लोग पानी भर लेंगे और वहाँ पे लेवल मार्क कर देंगे। फिर उसमें सॉल्ट और शुगर क्या करेंगे, ग्लास रॉड की मदद से, ये रहा ग्लास रॉड की मदद से हम लोग उसमें इसको डिसॉल्व कर देंगे, मिला देंगे जी, है ना। ऑब्जर्व करिए वाटर लेवल चेंज होगा कि नहीं। फिर आपको देखिएगा कि सॉल्ट को क्या होता है, वहाँ पे क्या डिसअपेयर होता है ना, ये सॉल्ट कहाँ डिसअपेयर हुआ, है ना। फिर लेवल ऑफ वाटर चेंज होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब इन चीज़ों का जवाब देने के लिए जो ऊपर दी गई हैं, इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हमें यह समझना होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं, है ना। वो स्पून में क्या था, ध्यान दो, स्पून में क्या था, तो सॉल्ट और शुगर था बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, वाटर में इसे स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने वाटर लिया, लेबलिंग की, और उसके बाद वाटर लेवल को लेबल किया, मतलब कि इतना वाटर भरा हुआ है, फिर उसमें सॉल्ट और शुगर को मिला दिया, डिज़ोल्व किया, है ना, एक बार चला दिया ग्लास रॉड की मदद से। उसके बाद देखिए आपका, अब उसमें क्या आपने ऑब्जर्व किया, When we dissolve salt in water, the particle of salt get into spaces between the particle of water। ध्यान रखना, ये डिफ्यूजन होता है। इसका मतलब है कि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ जा करके बैठ गए, वाटर के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस है उसमें जाकर के सॉल्ट का पार्टिकल बैठ गया। ध्यान रखना, यानी वाटर का जितने पार्टिकल्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वाटर के जितने पार्टिकल है उसके बीच में सॉल्ट का पार्टिकल आकर के मिल गया, है ना। तो ये आपका इस तरह से डिसॉल्व होता है। अब हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने स्मॉल हैं ये पार्टिकल्स, इसको देखते हैं। हम लोग 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का और उसे 100 ml ऑफ वाटर में मिला देंगे। अब आपको दिखाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट कैसा दिखता है। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, देखो ये आपको मैंने दिखाता हूँ, ये रहा इमेज, देखो ये आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके क्रिस्टल्स है ना, एक एक जो छोटे छोटे, ये पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल इन कलर होता है, ठीक है जी, पर्पल इन कलर है पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए वापस आते हैं, चलते हैं आगे। तो हम लोग को करना क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेना है, समझना है कि जो पार्टिकल्स है वो फर्दर टूटता भी है टाइनी पार्टिकल्स में। देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक, अच्छा पीछे थोड़ा चलना होगा हम लोग को, इस एक्सपेरिमेंट का सबसे शुरुआती हिस्सा पिछले पेज पर है। हम लोग 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, उसे कितना ml पानी में घोल देंगे, 100 ml ऑफ वाटर में घोल देंगे, ध्यान रखना 100 ml में। अब आइए आगे फिर क्या करने वाले हैं, उस 100 ml में जो घोल दिया है हमने, ठीक है ना, कलर चेंज हो गया, पर्पल इन कलर आ गया। अब पर्पल इन कलर में से 10 ml उठाएंगे और 10 ml उठा करके साफ पानी वाले 90 ml दूसरे बीकर में हम लोग साफ 90 ml पानी लेंगे, तो उसमें 10 ml इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। फिर इसमें हम लोगों ने मिला दिया, फिर इसमें से फिर 10 ml लेंगे, फिर 90 ml का साफ पानी वाला जो बीकर है उसमें फिर 10 ml ऐड कर देंगे, ठीक। इस तरह से करके हम क्या करेंगे, 5 to 8 टाइम्स करेंगे और लास्ट में देखेंगे क्या वाटर इज स्टिल कलर्ड, क्या पानी का कलर अभी भी हमको दिख रहा है ना।
ध्यान रखिएगा, पहले स्ट्रॉन्ग कलर दिखेगा, फिर धीरे धीरे जब आप साफ पानी में 10-10 ml इस तरह से करके मिलाते जाओगे तो धीरे धीरे लाइट कलर आता जाएगा। लेकिन लास्ट तक में भी आपको एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको थोड़ा सा कलर आपको दिखेगा ही दिखेगा, फिर उसके बाद फर्दर और करते जाएंगे तो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, तो इसका मतलब है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, देखो मैटर का पार्टिकल कितना स्मॉल है इसका हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हर बार जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं यानी साफ पानी में मिला रहे हैं 10 ml को, तो ये लाइट होते जा रहा है, लेकिन ये विजिबल है कलर, हल्के ही कलर भी है, देख रहे हो यहाँ भी बना हुआ है आपका, थोड़ा डार्क है फिर लाइट हुआ फिर उससे हल्का उससे हल्का। तो एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि कुछ क्रिस्टल्स हैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कलर करते हैं, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी ऑलमोस्ट 1000 लीटर, चूंकि आप 100 करके है तो ये माना जा रहा है कि 1000 लीटर ऑफ वाटर को, है ना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलमोस्ट 1000 लीटर्स के जो है कैपेसिटी, उसमें आपको कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालने पर कलर कर देगा, है ना। तो हम लोग इससे क्या नतीजे पहुंचते हैं, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में आपको मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स यानी कण मौजूद हैं, है ना, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle, यानी वो फर्दर और डिवाइड होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में आपको फर्दर वो टूटते जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेम एक्टिविटी आपको अगर मान लीजिए आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ml ऑफ डेटॉल, ये हर एक घरों में मौजूद होता है ना, तो 2 ml डेटॉल ले लीजिए और इसी तरह से आप करिएगा, देखिएगा एक आप रिपीट डाइल्यूशन जब करेंगे वही 10 ml निकाल करके साफ पानी 90 ml में 10 ml मिलाइएगा, तो इस तरह से जब डाइल्यूशन आप करिएगा तो आपको तब भी आपको स्मेल थोड़ा थोड़ा आपको आता रहेगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको स्मेल पता लगता रहेगा। पहले तो स्ट्रांग रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इस प्रोसेस को तो आपको स्मेल भी उसी अनुसार थोड़ा थोड़ा कम आता जाएगा, ठीक है। तो ये फर्दर आपका यहाँ इससे क्या शो होता है कि मैटर का जो पार्टिकल है वो आपको स्मॉल से स्मॉल होता है, वो हमारी इमेजिनेशन से भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा टाइनी है। चलिए, आई होप सारे लोगों को समझ आ गया होगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उनके बीचों बीच आपको स्पेस मौजूद होते हैं। जैसे एक्टिविटी 1.1 देखो, एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्टिविटी हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिनको लैब में किया जा सकता है, उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोग जो एक्टिविटी वाला पार्ट है उसको थोड़ा साइड रखते हैं और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाए, ठीक है। ये सारे आप कुछ जो है घर पे भी कर सकते हो और जो आपके स्कूल में लैब वगैरह है वहाँ पे आपके टीचर्स आपको करवाते हैं, तो उसका जो जिस्ट है मतलब है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 जो इसमें तो हम लोगों ने जो देखा है ना, पीछे सॉल्ट शुगर वाला है ना, और साथ में आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला वी सॉ दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तो वाटर में इवनली, यानी ये ऐसा नहीं कि एक जगह पर खाली घुले, उसी बीकर में दूसरे हिस्से में, है ना, आपको नहीं घुले हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान तरीके से पूरे के पूरे उस बीकर के अंदर जो भी था उसमें घुल गए थे, ठीक है ना। तो डेटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पूरे वाटर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, घुल गए बढ़िया से। सिमिलरली जब आप टी बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, लेमनेड बनाते हो, लेमनेड आपका नींबू पानी होता है बच्चों, है ना, तो पार्टिकल्स जो हैं वो वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। इसका मतलब है एक तरह के जो मैटर हैं, है ना, एक तरह के जो मैटर हैं उसके पार्टिकल
और दूसरा जो मतलब एक जो हो गया आपका अलग वाटर हो गया, एक हो गया आपका सॉल्ट हो गया, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये दोनों के जो पार्टिकल हैं ये मिक्सअप हो रहे हैं। मिक्सअप होने का कारण क्या है कि जो वाटर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या एटम की बात अभी नहीं करेंगे बच्चों, अभी आपको पूरे चैप्टर में पार्टिकल पर समझना है। तो दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है उसमें सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो आकर के आराम से घुस करके बैठ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि जो वन टाइप ऑफ मैटर है गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर। तो अदर जो आपका होगा जैसे वाटर है ना, ये आपका वाटर में दोनों दिखाया गया, पोटेशियम परमैंगनेट का, चाहे डेटॉल का, चाहे सॉल्ट और शुगर का, तो उसके जो पार्टिकल के दो स्पेस होंगे, दो पार्टिकल के बीच का, उसमें सॉल्ट का पार्टिकल आकर के आराम से बैठ गया और वही पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये दिखाता है कि मैटर के जो भी पार्टिकल होंगे उसके बीच में अच्छा खासा स्पेस मौजूद होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी वगैरह आप अपने से अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। किसी भी पार्टिकल का जो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो लगातार मूव करता रहता है। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भर रही है, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक जो भी है वो हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो पार्टिकल्स आपका जो मूव करता है वो आपको काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है ना, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है, बस इतना आप समझिए। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा पार्टिकल और तेजी से भागेगा। ठीक है ना, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो सही बात है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे पानी गर्म करते हो तो देखोगे उबलता है, तुरंत तुरंत उबलता है ना, वो कंटेनर के दीवालों से लड़ेगा, फिर तुरंत से डिस्प्लेस होता है, मतलब उबल करके तुरंत साइड होगा, फिर ये चेन ऑफ प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उस पार्टिकल का वो भी बढ़ता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। इसको उदाहरण से समझिए, आपके चेयर के नीचे हम आग लगा दें तो एक सर्टेन टाइम तक तो बैठे रहेंगे आप, लेकिन जब आपके मतलब समझिए आग जलता रहेगा तो आप उसके बाद आप क्या करेंगे कि कमरे में भागना शुरू कर देंगे, चेयर छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि आपका क्या हुआ कि भाई आपको जैसे ही टेम्परेचर राइज किया आप तुरंत से अपने जगह को छोड़ करके बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया, आग लगा। अब अलग बात है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है वो बता रहा है। देखो डिफ्यूजन क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना। तो तीन एक्टिविटी जो ऊपर देखा हम लोगों ने, उसके तहत जो मैटर का पार्टिकल है वो इंटरमिक्स होता है, आपस में मिलते हैं अपने से, विथ ईच अदर, ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो, ये इसलिए कर पाते हैं ऐसा, दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। ये इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें, ठीक है ना, दूसरा किसी मैटर का पार्टिकल आकर के बैठ जाता है ना, इन द फॉर्म ऑफ कि भाई मिल जाता है। तो यहां से आपका डेफिनेशन आता है बेटा, ध्यान रखना। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। मैं आगे जब भी डिफ्यूजन बोलूंगा इसका मतलब आप ये समझ लेना, यही इस लाइन को आप पकड़ के चलना कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी दो अलग अलग तरीके के मैटर के पार्टिकल जब आपस में इंटरमिक्स हो जाएं अपने से ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब छितराव, बिखराव भी होता है ना कि भाई इक्वली हर जगह इवनली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी डिफ्यूजन बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि दो अलग तरह के मैटर के जो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएं अपने से, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन, है ना। तो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हीटिंग करने पर डिफ्यूजन और फास्टर होता है और तेजी से वो आपस में मिलते हैं, है ना, इंटरमिक्स होते हैं,
है ना, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। ये एक्टिविटी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कोई भी आप लोगों को जल्दी आप देखिएगा यूट्यूब पे एक्टिविटी वगैरह नहीं कराते हैं ज़्यादा, एक्टिविटी वगैरह सब आपको बस समझाने के लिए होता है। आगे चलते हैं हम लोग, अब चलेंगे किस पर चलेंगे, थ्योरी वाले पार्ट पर। अच्छा एक चीज़ है इसको समझ लेते हैं, या अगले वाले पर हम ये इमेज समझाएंगे। द अबव 3 एक्टिविटी एंड सजेस्ट, ये 3 एक्टिविटी है 1.678 है, जो सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ध्यान रखना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके जो आप बीच में फोर्स अट्रैक्ट करता रहता है। एक बल है जो दोनों पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में फोर्स लगता है, एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, एक्ट करता है, बल। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, ये जो फोर्स है ये दो पार्टिकल्स को बांधे रखता है आपस में जोड़े रखता है। ये द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग मैटर में, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैसेस में अलग अलग होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा आप देखो ये कैसे कॉम्पैक्ट में है, जो सॉलिड वाले स्टेट में देखो ये पूरा आपस में पार्टिकल किस तरह से एकदम कॉम्पैक्ट है, बहुत कम स्पेस है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि सॉलिड वाले में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए सब आपस में बंधे हुए हैं ऑलमोस्ट। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसा नहीं है, तो इनका आपस में वैसे सॉलिड के मुकाबले इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम है। और गैसेस में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है, तो इसीलिए पार्टिकल्स आपको दूर दूर दिखेंगे, है ना। गैस आपको गैस में दिखता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको और अच्छे तरीके से अगले वाले पे समझेंगे। अच्छा इसी पे समझ लेते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखो इंटर जो ये पार्टिकल का जो स्पेस है ये देखो बहुत कम है। यहाँ सॉलिड वाले में देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है। कई जगह पे तो नेग्लिजिबल होता है, बोला जाता है कि नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, बहुत कम होता है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल बोल देते हैं लोग। तो बहुत कम है, तो ये वाइब्रेट कर सकता है, इसका काइनेटिक एनर्जी इतना नहीं होता है जितना कि गैसेस या लिक्विड में आप देखिएगा। तो ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, मूव बहुत तेजी से नहीं कर सकता क्योंकि स्पेस बड़ा लिमिटेड है। वही लिक्विड में आप देखिएगा तो जो इंटर पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स के दो के बीच में देखिएगा, ये आपको बहता है ना, इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस मौजूद है, दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड स्टेट में। तो इसी वजह से ये चूंकि स्पेस अच्छा खासा है तो इस कारण से ये बहते, इसे इनको फ्लूइड बोला जाता है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना। गैसेस में जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो स्पेस बहुत अच्छा खासा होता है ना। तो इसका इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है और स्पेस बहुत दूर दूर आपका होता है आपका पार्टिकल्स के बीच में। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। देखिए अपने आसपास में बहुत सारे टाइप ऑफ मैटर्स हैं, अलग अलग तरीके के मैटर्स मौजूद हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट इज इट्स डिफरेंट स्टेट। आप देखोगे कि डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद है ना। We can see the matter around us exist in 3 different state। हमारे चारों तरफ जो भाई मैटर है वो 3 स्टेट में मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में मौजूद है बच्चा पार्टी। These state of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter। ये जो states हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मौजूद हैं और इनमें जो अंतर है, जो इनमें डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन है। किस वजह से, इनके जो पार्टिकल्स का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस आधार पर। पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है ना। फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हो सकता है, जो इंटर पार्टिकल, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, बहुत सारे आधार पर आपको ये अलग होते हैं। चूंकि पार्टिकल्स में अंतर होता है, जिस भी मैटर के पार्टिकल्स में जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक वो होल्ड करेगा, इसी कारण से वो पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन में जाएगा कि जैसे सॉलिड में चला जाएगा या लिक्विड में चला जाएगा या गैस में चला जाएगा। चलो आओ
हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं 3 स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में देखो। सॉलिड स्टेट में क्या है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक पेन है, बुक है, नीडल है, पीस ऑफ वुडन स्टिक है, इस तरह के आर्टिकल हैं जो कि एग्जाम्पल हैं सॉलिड स्टेट के, है ना। स्केच, अच्छा, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। डिफिनेट शेप होता है, इन सब के एक अपने डिफिनेट शेप, अच्छा क्वेश्चन फॉर्म में आगे इसको आंसर करेगा ये। क्या इन सब के डेफिनेट शेप होते हैं, इनके बाउंड्रीज फिक्स होते हैं, है ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। क्या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्वेश्चन मार्क है ना। क्या इन्हें आप हैमर करते हो या पुल करते हो या ड्रॉप करते हो तो इनके साथ क्या होता है। क्या ये केपेबल इनफ है कि डिफ्यूज़ करें किसी अदर के साथ, या क्या आप इसे कंप्रेस यानी दबाव दे करके और पार्टिकल को और इकट्ठा कर सकते हो, है ना। तो क्या ऐसा संभव? चलो, ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये सारे जो है ना, ये एग्जाम्पल है किसके? सॉलिड्स के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। अच्छा, इन सब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि सॉलिड में जो भी आपने उदाहरण यहाँ देखा या जो भी मौजूद होगा आपके आसपास में, उनके एक डेफिनेट शेप होंगी, ठीक है ना। उनका एक डेफिनेट शेप होगा, उनका बाउंड्रीज, उनका पूरा बाउंड्री फिक्स होगा, है ना। उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है कि मतलब वो कितना आकार, कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। अच्छा, कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, यानी उन पर दबाव दे करके उनको और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा, सॉलिड्स की एक टेंडेंसी है, सॉलिड्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो मेंटेन रखते हैं अपने शेप को व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स यानी बाहरी दबाव लगने की वजह से, ठोकर लगे, दबाव डाला जाए या गिराया जाए, बाहरी किसी भी तरीके से दबाव डालने पर भी वो अपना शेप मेंटेन करते हैं। अगर ज़्यादा वो दबाव दी जाएगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा उन सॉलिड पर, तो वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है ना। ये बहुत मुश्किल होता है इनके शेप को चेंज करने के लिए, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि रिजिड। बहुत डिफ़िकल्ट है, इनको डिफ़िकल्ट होता है इनके शेप में बदलाव लाने में, है ना। तो अच्छा, कंसीडर कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में देख लीजिए। जैसे रबर बैंड है, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या उसके शेप में बदलाव आता है, तो क्या वो सॉलिड हुआ। अगर शुगर और सॉल्ट है, इन्हें हम जार्स में भर करके रखते हैं, ठीक है ना, वो जार के शेप में है, तो इस कारण से वो जार में शुगर या सॉल्ट भरता है, तो क्या वो सॉलिड हुआ। क्या एक स्पंज है जिसको कि हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो क्या वो एक सॉलिड हुआ। तो इन सब का जवाब है रबर बैंड चेंज करता है शेप सिर्फ और सिर्फ तब जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है ना, उसको स्ट्रेच करते हो। लेकिन जब स्ट्रेचिंग छोड़ देते हो तो वो रीगेन कर लेता है सेम शेप, है ना। तो ये हम देखते हैं। अच्छा, व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जब फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आता है। एक्सेसिव फोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा फोर्स का, तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। फिर आइए, जो इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट है, उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसका शेप, है ना। अगर उसको आप हाथ में लो, प्लेट में लो, चाहे जार में भरो, वो फिक्स होता है, तो वो भी सॉलिड ही है। स्पंज में क्या होता है, मिनट होल्स होते हैं, आपने देखा होगा स्पंज में, चूंकि उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, तो स्पंज में मिनट होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप होता है। जब आप प्रेस करोगे तो एयर बाहर निकल आएगा, ठीक है ना, और आप उसे दबा सकते हो, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक आप दबाने के बाद उसे और नहीं दबा पाओगे, ठीक है। तो ये भी आपका सॉलिड ही होता है। चलिए आगे चलते हैं, लिक्विड स्टेट को देख लेते हैं। लिक्विड स्टेट क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा, एक्टिविटी वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैड नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का हमें पता है, जैसे हम लोग आमतौर पे बोलते हैं मैंने कि पानी का कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना। पानी जहाँ भी बहेगा वो अपना आकार लेने लगती है, ठीक है ना। आप रेक्टेंगल वाले किसी कंटेनर में रख दो तो वो रेक्टेंगल इन शेप, मतलब पानी का कोई फिक्स आकार नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, पानी कितना ऑक्यूपाई करेगी जगह, ये हमें पता है। तो हैव ए फिक्स वॉल्यूम तो होता है पानी का, और लिक्विड्स का, माफ़ कीजिए, लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो जिस तरह के कंटेनर, जिस शेप के भी कंटेनर में रखोगे, उसी शेप का वो पानी भी दिखेगा, मतलब पानी उसी शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, भर जाएगा।
लिक्विड जो फ्लो करता है और चेंज करता है शेप, इससे वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जिद्दी नहीं है, इसीलिए इन्हें फ्लूइड कहता है। लिक्विड चूंकि बहता है, ठीक है ना, और शेप चेंज करता है, कर सकता है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है उसको शेप चेंज करने में, है ना, वो इतना रिजिड नहीं होते हैं सॉलिड्स की तरह, इसीलिए इन्हें हम फ्लूइड कहते हैं, ध्यान रखना। रिफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 where we saw that solids and liquid can diffuse into liquid। हम लोगों ने पहले कुछ एक्टिविटी में देखा है कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज करते हैं लिक्विड में। हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था ना कि दो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं तो उन्हें डिफ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड जो साल्ट है चाहे शुगर है, हम लोगों ने पानी में डाला था, तो पानी में डाला था, लिक्विड में डाला था, तो लिक्विड में आसानी से वो डिफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, है ना, सॉलिड और लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं वो वाटर में आप देखिएगा डिफ्यूज्ड होते हैं, है ना, मिक्स्ड होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, पानी में घुले हुए होते हैं गैसेस, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्वेटिक एनिमल्स के या एक्वेटिक प्लांट यानी समुद्रों में पाए जाने वाले जो जीव हैं या पौधे, पेड़ पौधे हैं समुद्री, है ना, तो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चले, ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ। जितने लिविंग क्रीचर्स हैं उनको जरूरी है कि वो ब्रीद, श्वसन क्रिया यानी ब्रीदिंग करें। तो एन एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। यानी एक्वेटिक एनिमल कैसे सांस लेते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी में, ये भी तो एक डिफ्यूजन ही है ना, तो पानी में, तो इस कारण से ही वो सांस ले पाते हैं। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। इसीलिए हम लोग इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जितने भी सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं, वो लिक्विड में बड़े आसानी से वो डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट होगा, जो दूसरे किसी मैटर के पार्टिकल को अपने में डिफ्यूजन जो इंटरमिक्स कर सकेगा, तो उसका जो रेट है, दर है, वो अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। वो हायर होता है आपको सॉलिड्स के मुकाबले, है ना, सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड में डिफ्यूजन रेट जो है वो हायर होता है, आसानी से घुल जाता है ना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। इसलिए क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था ना कि ये इसलिए ऐसा पॉसिबल होता है कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो आसानी से घूम सकते हैं, वो स्वतंत्र, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली वो मूव कर सकते हैं, और उनके बीच में दो पार्टिकल्स, लिक्विड स्टेट के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है ना, सॉलिड्स के मुकाबले। इसी कारण से जो स्पेस है वहाँ पर दूसरे मैटर के पार्टिकल आकर के आराम से मिल सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हम लोग जरा एक चार्ट है जो पीछे मैंने दिया हुआ था उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस के जो पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के मुकाबले कम होता है, तो दूर दूर होते हैं। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। अच्छा, सॉलिड में मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल। मिनिमम देखो जी, दम नहीं होता, वो थोड़ा सा तो होता है स्पेस जिसमें वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और जो लिक्विड में वहाँ पर मोर स्पेस होता है सॉलिड्स के मुकाबले, तो आपको लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में। गैसेस में तो मैक्सिमम स्पेस होता है इन बिटवीन पार्टिकल्स। फिर आइए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हाँ मिनिमम, अच्छा तीसरा है मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑफ दो बार हो गया है, माफ़ कीजिए। तो मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो मिनिमम से मिनिमम होता है, क्योंकि तब कॉम्पैक्ट होते हैं सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट हो सकता है, होता है,
सॉलिड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसमें तो पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे मैक्सिमम है, उड़ जाएंगे गैस हवा में। अच्छा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है सॉलिड में? उनके पार्टिकल सॉलिड जो मैटर है उसके पार्टिकल में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए होता है क्योंकि स्पेस कम है, तो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। वो फ्रीली मूव नहीं करेगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, है ना, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर आपको बहुत कहीं, चूँकि स्पेस कम होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल है। और लिक्विड स्टेट में मैटर के पास देखिएगा आपका जो स्पेस ज़्यादा होने से सॉलिड्स के मुकाबले, तो स्पेस है तो वहाँ पर पार्टिकल मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। और गैसेस में तो पार्टिकल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है कि वो मूव कर सके, ठीक है। तो इतने को आपको समझना है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, वो है गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर? देखो, आपने कभी गौर किया है कि जो बैलून सेलर है वो बहुत सारे बैलून्स को फुलाता है एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से। आप उनसे पता करिए कि वो दिन भर में उसी सिलेंडर की मदद से कितने बैलून्स को उसने भर करके बेचा, है ना। वो उससे ये भी पूछिए कि किस तरह के गैसेस उसने सिलेंडर में भर रखा है, ठीक है। ये एक्टिविटी है जो आप अपने घर में कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। चलिए, वी हैव ऑब्जर्व that gases are highly compressible as compared to solid and liquid। तो गैसेस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी दबाव दिया जा सकता है और उन्हें एक छोटे सिलेंडर में उन्हें बहुत कंप्रेस करके गैसेस को भरी जा सकती हैं, है ना। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले चूँकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनको कंप्रेस करके एक जगह करके हम छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं दबाव दे करके, ठीक है। इसको इस तरह समझिए कि एक बड़े से कमरे में, है ना, हम लोगों ने 15 लोगों को रखा है। 15 लोग एक बड़े से कमरे में मौजूद हैं। अब 15 लोग अलग अलग कमरे में ही अलग अलग होंगे, कोई इस कोने होंगे, कोई उस कोने, कोई उधर, कोई उधर, तो अलग अलग जगह पर वो 15 लोग एक ही कमरे में मौजूद हैं। अब जो चारों दीवार है उस कमरे की, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी उसको अब हम अंदर की तरफ धकेल रहे हैं चारों दीवारों को। तब चारों दीवारों को अब धकेलोगे तो वो जो 15 लोग अलग अलग खड़े थे अपने अपने जगह पर, अलग अलग जगह पर, तो वो भी क्या होंगे, वो अब आपस में पास आते जाएंगे। जैसे जैसे हम दीवार को और कम करते जाएंगे, सटाते जाएंगे, वैसे वैसे ये 15 लोग आपस में और आसपास नज़दीक आते चले जाएंगे। जब एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब दीवार हमने इतनी छोटी कर दी कि ये 15 लोग आपस में दम एक दूसरे से सट के खड़े हो गए। यही चीज़ गैस के साथ होता है। एलपीजी देखो, नाम में देखो, एक तरफ लिक्विड है एक तरफ गैस है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सिलेंडर में आपको भरा जाता है ना। हमारे घरों में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में, सिलेंडर में भरा जाता है कंप्रेस्ड गैस। गैस को जब दम कंप्रेस करके एक छोटे सिलेंडर में, है ना। इसी तरह से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, है ना, लिखा हुआ है इसमें, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी लिखा हुआ है। गैस को कंप्रेस करके, है ना, भरा हुआ है। तो ये हमारे फ्यूल के तौर पर हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं आज के समय में व्हीकल्स को चलाने के लिए। देखो, गैसेस का हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है ताकि उसे दबाव दे करके उसे हम लोग पैक कर सकते हैं। तो इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली। तो हम लोग देखते हैं कि जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है उन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, उन्हें दबाया जा सकता है और छोटे सिलेंडर में उसे भर करके कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलो, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम लोग को पता चल जाता है, हम लोग जैसे कहीं से बाहर से आ रहे हैं, घर में घुसे, अभी किचन में गए भी नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि रसोई में, किचन में क्या बन रहा है। ऐसा क्यों होता है भाई, समझो। बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल, हमारे नाक तक पहुंच जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। अभी हम लोग किचन में गए भी नहीं है, लेकिन हम लोग को पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, ये कैसे अरोमा या स्मेल कहिए जो भी है हमारे नाक तक पहुंच जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड
मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। देखो ये फूड का जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो उसका पार्टिकल्स यानी फूड के अरोमा का पार्टिकल्स मिक्स हो जाता है किसके साथ, एयर के पार्टिकल्स के साथ, और वो चारों तरफ फैल जाता है ना, वो किचन से फैल जाता है, वो हमारे तक पहुंचता है, और यहाँ तक कि वो हमारे से भी और आगे बढ़ जाता है। तो पड़ोसी बोलते हैं कि श्रीवास्तव जी के घर में बन रहा है कुछ बढ़िया पकवान, है ना। तो ऐसा ये इसलिए होता है, मिक्स होता है, ठीक है, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकेंड्स। जो खाने, जो बना हुआ खाना है ना, जो फूड है जो हॉट कुक्ड है, अभी अभी गरम है, अभी अभी बनाया गया है फूड को, वो उसकी खुशबू हमारे तक सेकंड्स में पहुंचती है। जैसे आप देखोगे मम्मी लोग क्या है कि किचन में तेल में छौंक डाली, मरचा उर्चा कर छौंक डाली, वो जैसे ही छौंक डाली वहाँ वो छींक रही हैं, यहाँ कमरे तक उसका छौंक का असर आ रहा है, तासीर आ रहा है, हम लोग भी छींक रहे हैं, है ना। आप लोगों ने, कई लोगों ने महसूस किया होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसका पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ मिल करके आप तक पहुंचता है, ठीक है। चलो कहाँ तक पहुंच गए थे, किचन रिचेस फार्दर अवे, हाँ अच्छा। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसे हम अगर हम कंपेयर करें इस चीज़ को कि सॉलिड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन के रेट से अगर इनकी तुलना की जाए, है ना, तो गैसेस में अच्छी खासी ही है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, देखो दो वजहों से आपको ये आपका ऐसा होता है, हम फिनोमिनन देखते हैं, ये इवेंट होते देखते हैं। पहला, गैसेस में जो पार्टिकल्स का हाई स्पीड है, चूंकि एक मूव बहुत तेजी से करते हैं ये, और लार्ज स्पेस जो होता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में जो इतना गैप है, स्पेस है गैसियस मैटर में, है ना, तो इस वजह से गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अनदर गैसेस। इस वजह से जो गैसेस हैं वो अन्य गैसेस में बहुत तेजी से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इस लाइन को फिर से देख लीजिए। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के हाई स्पीड की वजह से, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, बहुत ज़्यादा गैप और स्पेस होने की वजह से दो पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैसेस बहुत तेजी से डिफ्यूज करती है, इंटरमिक्स होता है पार्टिकल अन्य गैसेस के साथ, बहुत जल्दी से इनका ये इंटरमिक्स हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में आप पार्टिकल्स को देखोगे बहुत तेजी से हाई स्पीड से ये आपको मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड वॉल्स एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। अब देखो यहाँ से वापस से चलते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, यानी रैंडम मूवमेंट का मतलब कहीं इधर चला गया पार्टिकल, कहीं लेफ्ट चला गया, कभी राइट चला गया, कभी स्ट्रेट चला गया, तो रैंडम मूवमेंट जो होते रहता है ना, तो पार्टिकल हिट करता रहता है आपस में। गैसियस स्टेट में आपको गैस स्टेट के जो मैटर है ना, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टकराते रहेंगे, या हो सकता है कि कंटेनर में भी क्या होता है, ये आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है ना, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी टकराते रहते हैं, है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज, जो प्रेशर आपको गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट मतलब निकलता है वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो आप देखिए, जो कंटेनर है, कंटेनर का वॉल अगर है तो उस पर गैस पार्टिकल्स जो है, गैस कणों के द्वारा जो कंटेनर का वॉल है उसके पर यूनिट एरिया, कहाँ, कंटेनर के वॉल पर गैस पार्टिकल के द्वारा जो पर यूनिट एरिया पर फोर्स जो एक्सर्ट होता है, यानी जो बल लगता है, इसकी वजह से आपको गैस प्रेशर आपको दबाव बना पाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे आप कुकर में देख लो, कुकर में आपको कोई भी चीज़ पक रहा हो तो उसमें क्या होता है, दबाव क्रिएट होता है ना। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा जब प्रेशर बनता है तो प्रेशर कुकर के ऊपर जो वाल्व होते हैं, सेफ्टी वाल्व होता है, वो थोड़ा सा खुलता है और जो
एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको निकलने देता है, अगर नहीं निकलने देगा तो वो फट जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इमेज ये दिखाया है कि देखो पार्टिकल्स कैसे कॉम्पैक्ट तौर पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना तेज है कि आपस में बंधे हुए हैं, और बीच में स्पेस देखो कम है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम ही है सॉलिड के मुकाबले, और स्पेस भी थोड़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर पा रहा है, ये मूवमेंट कर पा रहा है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम है और स्पेस अच्छा खासा है। तो आप तीनों देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। चलो, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। इसका तो सबसे आसान जो उदाहरण है वो है वाटर से हम ले सकते हैं कि यह तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, आइस के तौर पर सॉलिड में, वाटर जो हम सब लोग फेमिलियर हैं लिक्विड में, और वही वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में। ठीक है ना। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता है इस मैटर के अंदर जब वो अपनी अवस्था स्टेट को चेंज बदलता है? तो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता है उस पार्टिकल को, उस मैटर के पार्टिकल के साथ क्या होता है जब वो चेंज करता है अपने स्टेट को? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? कैसे ये स्टेट अपना चेंज करता है लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड या गैसियस में, है ना। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये सारे का हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए ये सब एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का, तो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे और गर्म करेंगे सॉलिड को, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, इंक्रीज करेगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करना, कंपन करना शुरू कर देंगे, तेज गति से कंपन करेंगे, बहुत तेजी से वो कंपन करेंगे उसी स्थान पर। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एनर्जी जो एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स, यानी जो ये एनर्जी मिलेगा आपको इसके द्वारा एनर्जी मिलेगा हीट के रूप में, जो एनर्जी मिलेगा वो आपको क्या होगा, ये ओवरकम कर लेती है। ध्यान रखिएगा, यानी जो हीट से जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या ये हुआ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, जो एनर्जी आपको मिला किस रूप में, हीट से जो एनर्जी सप्लाई हुआ पार्टिकल्स को, वो कहीं ना कहीं ओवरकम कर लेता है, यानी वो उस बाधा को पार कर लेता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पार्टिकल्स का। जो पार्टिकल्स आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधे हुए होते हैं, इस बाधा को पार कर जाता है जब उस पार्टिकल को टेम्परेचर मिलता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी हीट मिलता है उसको, टेम्परेचर मिलता है, तो वो क्या करता है, आपको काइनेटिक एनर्जी उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ये बहुत अच्छी गति से आपको क्या करता है, ये ट्रम्बल करता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, ठीक है। फिर आइए, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन। अच्छा, अब जब काइनेटिक एनर्जी हुआ मिला, अब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किया तो इसकी वजह से वाइब्रेशंस हुआ। ठीक है ना। अब वाइब्रेशन हुआ तो अब अपना नियत स्थान छोड़ देगा और वो अब कंपन करते रहेगा। अच्छा, अभी लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में तो चूंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, यानी पार्टिकल्स जो है वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे ना हो करके वो थोड़ा सा अब स्पेस, जितना भी स्पेस है वहाँ पर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, अपना फिक्स पोजीशन थोड़ा सा छोड़ देगा और वहाँ पर फ्रीली मूव करेगा। लेकिन अब चूंकि सॉलिड है तो ऐसा सॉलिड स्टेट में बहुत नहीं दिखेगा। ठीक है ना।
ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। अब एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब चूंकि हम लगातार उसको ये दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको हम लोग, तो इस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करे रखने की वजह से एक ऐसा समय आएगा जब वो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, अब ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, वो तापमान जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना, किसी गिवन एटमॉस्फेरिक में प्रेशर में, किसी वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई टेम्परेचर ऐसा दिया जाए जिसकी वजह से सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाए, इसे ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। देखो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इंडिकेशन है, किस तरह का इंडिकेशन है, इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो इंडिकेशन किस तरह का है कि स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा देर पहले बताया ना कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल आपस में बंधे रहते हैं, तो उसमें कितनी ताकत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूत है, उसका इंडिकेशन हमको बताता है किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। यानी उसके बाद वो पिघल के किसी और मैटर में वो चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है 273.16 केल्विन है। केल्विन देखिए एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, यानी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करती है टेम्परेचर को का एसआई यूनिट केल्विन के तौर पे इस्तेमाल करती है, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 273.16 केल्विन होता है ना, ये इस तरह से। अच्छा, कन्वीनियंस के लिए हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन हम लोग बोल देते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं डेसिमल को, तो 273 ही हम लोग बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, है ना। अगर हम लोग को चेंज करना है टेम्परेचर को केल्विन स्केल्स पर, केल्विन स्केल से 2 सेल्सियस स्केल पर, तो हम लोग को बस करना क्या होगा, ध्यान रखना, हम लोग को सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है 273 से, फिर गिवन टेम्परेचर से 273 हम लोग को बस माइनस कर देना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा, है ना, केल्विन स्केल पर हम लोग को पता चल जाता है टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस से आपको केल्विन स्केल पर, तो हम लोग को ऐड करना होगा 273 गिवन टेम्परेचर पर, तो 273 बस ऐड या ये करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, अगर हम लोग को निकालना है सेल्सियस या केल्विन हमको प्राप्त करना है तो, ठीक है, आसान है। इसका हम लोग अभ्यास बाद में कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273.16 केल्विन है, ठीक है। तो केल्विन हम लोग बस समझ लेते हैं टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। देखो फ्यूजन फिर से आया कि वो प्रोसेस जिसमें मेल्टिंग, पिघलना, तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, अगर वो प्रक्रिया जिसके तहत सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो रहा है, उसे हम लोग फ्यूजन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्यूजन आता है, फ्यूजन वर्ड है, ध्यान रखना। फ्यूजन कभी भी आगे आएगा तो इसका मतलब समझिएगा कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में मेल्ट होना, ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में मेल्ट होना, इसको हम फ्यूजन बोलेंगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, तो वो प्रक्रिया जिसके तहत जो पिघलता है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, इसे हम फ्यूजन बोलेंगे बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। When a solid melts, its temperature remains the same. जब सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, remains the same. So where does the heat energy go? तब हीट एनर्जी जाता कहाँ है, उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। इसके पीछे छिपा होता है बहुत लेटेंट हीट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आता है, अभी हम लोग देखेंगे। चलो, यू मे हैव ऑब्जर्व, हम लोगों ने देखा है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change after the melting point is reached.
हम लोगों ने देखा कि तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो जब तक से मेल्टिंग पॉइंट तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट तक, और सारा बर्फ़ जब तक नहीं पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक है ना, बिंदु यानी जहाँ पे पिघलता है, याद होगा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है आपका सेल्सियस, 0 डिग्री पे फ्रीजिंग भी होता है, मेल्टिंग भी होता है ना, वो आइस या वाटर का ध्यान रखिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको पहुंचने के बाद जब तक से बर्फ़ पूरा पिघल नहीं जाता है तब तक से टेम्परेचर आपको नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, आपका मेल्टिंग का जो एक्सपेरिमेंट है ना, यानी गलने का, यानी जो एक्सपेरिमेंट जब आप करिएगा मेल्टिंग का, आइस को जब पिघलाइएगा, तो उस दौरान आप एक चीज़ पर देखिएगा कि जब तक से ये मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद, यानी 0 डिग्री, क्योंकि आइस हो सकता है माइनस में, आइस तो माइनस में ही होता है ना, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद जब संपूर्ण बर्फ़, जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा, तब जा कर के देखिएगा कि तब तक से आपका जो टेम्परेचर है वो आपका चेंज उसमें हम लोग को नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, है ना। मेल्टिंग, इसको आसान शब्दों में समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद जब तक बर्फ़ पूरा पिघल नहीं जाता तब तक से जो टेम्परेचर है वो आपको उसमें कोई भी बदलाव हमें दिखाई नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं। फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा, वाटर का 0 ही है। इवन आपका फ्रीजिंग भी आपको 0 डिग्री पर है, मेल्टिंग भी 0 डिग्री पर है, ठीक। चलो, दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। अगर हम लोग ये देखें तो ये प्रक्रिया हम लोग देखते कैसे, बीकर दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, है ना। अगर हम लोग देखें तो हम लोग जब बीकर में हम लोग हीट करते हैं, बीकर को कंटिन्यू करते हैं हीट, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हीट करना, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ओवरकम कर लेती हैं। तो जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसमें वो बाधा पार हो जाता है, वो फिर मायने मतलब नहीं रह जाता है। जब आप टेम्परेचर हीट देते हो तो पार्टिकल फिर और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पीछे छूट जाता है और पार्टिकल्स और बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बोला ना कि आपके चेयर के नीचे हम थोड़ा आग लगाएं तो आप उठ के भागना शुरू कर देंगे, है ना, ठीक है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस, अब ये जो हीट एनर्जी है ये आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ध्यान देना, जो अगर हम देखते हैं कि जो आइस है अगर हम उसको हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो जो टेम्परेचर है वो हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आइस के द्वारा, और वहां पे कोई भी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हमें दिखाई नहीं देगा। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज द लेटेंट हीट। हाँ, इससे ये दिखता है, पता चलता है, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। यानी हम, अरे कहाँ चला गया, ये यहाँ पर है, हाँ, तो इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो भाई जो टेम्परेचर राइज नहीं होता है और हीट एनर्जी आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो ये माना जाता है कि इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो बीकर में जो सामग्री ली गई है उसमें ये छुपी हुई होती है ना। सामग्री जो है, सामग्री में जो सामान डाला गया है बीकर के अंदर उसमें वो छुप जाती है। इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट, है ना, ये जो छुप जाता है, जो टेम्परेचर हम लोग जो दे रहे हैं ना वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं छुप जाता है, किस में, बीकर के अंदर रखा हुआ कंटेंट में,
यानी सामान में वो छुप जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसको समझते हैं क्या होता है लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। जितने अमाउंट में आपको हीट एनर्जी चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड है, जिस अमाउंट में हीट एनर्जी जिससे कि आप बदल सके 1 kg ऑफ सॉलिड को आप लिक्विड में एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको 1 kg ऑफ सॉलिड को आपको चेंज करना है लिक्विड में, है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान रखना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का जो प्रक्रिया, याद होगा अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट हीट होता है कि जिस अमाउंट में आपको हीट एनर्जी चाहिए जिससे कि आपको सॉलिड को आप लिक्विड, यानी यहाँ एग्जांपल में दिया है कि 1 kg ऑफ सॉलिड को आपको लिक्विड में बदलना है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाना है ना, मेल्टिंग पॉइंट तक। तो उसके लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए होता है उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट, यानी छुपा हुआ हीट उस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट जितना आवश्यकता है वो बताता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, देखो पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। यानी जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उसको अगर हम कंपेयर करें वाटर पार्टिकल से, वही 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम, यानी आइस पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर के पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो दोनों में मोर एनर्जी किसके पास होगा, है ना, मोर एनर्जी आपके होगा, आपका वाटर पार्टिकल के पास होगा आइस के कंपेयर में, है ना। याद रखिएगा, सेम टेम्परेचर पर हमारे को आइस से ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। हम लोग पानी में गर्म करते हैं ना, मान लो किसी कंटेनर में, तो जब हम लोग सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी, यानी हम लोग टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो बहुत तेज़ी से भागना शुरू करते हैं, यानी उबलने पर देखिएगा आपको पार्टिकल्स जो है वो पानी उबलना शुरू हो जाता है, कंटेनर से लड़ता है, आपस में लड़ता है, बहुत तेज़ी से भागता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। चलो हम लोग जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब पार्टिकल्स के पास इतना एनर्जी होता है कि वो ब्रेक कर देता है, अपने आप को फ्री कर लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं, लेकिन उसको ब्रेक करते हुए पार्टिकल्स बहुत इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू कर देता है। भाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि हम लोग उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से। भाई नेचर है, समझना होगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जब हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा गैस फॉर्म में। टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट आया पहले, फिर आपको इधर आया बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब जो अभी हमारे यहाँ जो वायुमंडलीय दबाव है, यानी हम प्लेन्स पर हैं, माउंटेन्स पर हैं, अलग अलग जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है। तो जिस भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका वो लिक्विड जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क फिनोमिनन का जो ये इवेंट होता है कलेक्टिव वाटर का होता है, कंटेनर में जितना हो, है ना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो बल्क में
जो लिक्विड है उसके जो बल्क है, यानी पानी का जो बल्क है पूरा, उसके हम उसको टेम्परेचर लगातार जब दिए जा रहे हैं तो उसका जो पार्टिकल है वो गेन करेगा इनफ एनर्जी, जिसकी वजह से वो अपना वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी वाष्प बनेगा, वेपराइजेशन होगा। ध्यान रखिएगा, हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो याद रखिएगा एवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में अंतर है। वेपराइजेशन में आप पानी उबालते हो, ठीक है ना, आप उबाल रहे हो, एक बॉइलिंग पॉइंट पे ला रहे हो, तब जा करके वो वेपर बन रहा है। एवापोरेशन इज ए डिफरेंट प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। चलिए, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 273 प्लस 100 आपको 373 केल्विन। अच्छा, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन? क्या हम लोग बता सकते हैं कि लेटेंट हीट कितना होगा वेपराइजेशन का? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। जैसा कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े लेटेंट हीट फ्यूजन का। फ्यूजन मैंने बताया था सॉलिड से लिक्विड के लिए, और लेटेंट हीट मैंने बताया था वो बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए जब आपका मैटर चेंज होता है ना, फ्रॉम किसी भी रूप से किसी भी रूप में। अब चूंकि फ्यूजन लिख दिया है तो सॉलिड से लिक्विड, है ना, तो बगैर इंक्रीज किए टेम्परेचर जब मैटर का स्वरूप चेंज हो जाए, है ना, ध्यान रखिएगा इसे, तो वो लेटेंट हीट कहते हैं हम उसे। तो पार्टिकल्स इन स्टीम, देखो स्टीम जो भाप होता है ना, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर, है ना, एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो, जो पार्टिकल्स होगा स्टीम में, जो वाटर वेपर है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वाटर के मुकाबले सेम टेम्परेचर पर। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी है और भाप है ना, एट सेम टेम्परेचर पर, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। यानी पानी और भाप अगर दोनों का टेम्परेचर हम सेम कर दें तो भाप के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, है ना। क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। इसलिए भाप के पास, अब आप कहिएगा कि दोनों का तो टेम्परेचर सेम है सर, लेकिन ऐसा है कि जो वाटर वेपर है उसके पास एडिशनल पावर है, एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो क्या है? लेटेंट हीट है, ध्यान रखिएगा। उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब वो हीट जिसके बाद आपको जो वेपर आपको बनता है आपको वाटर से, है ना, तो लिक्विड से आपका जो गैसेस फॉर्म में आपको चेंज होता है मैटर, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड आपका हीट है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे, ये होता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये आपका क्या होता है? ये आपका एक्स्ट्रा एनर्जी होता है किस में? स्टीम में, जो कि एक वाटर वेपर ही है स्टीम में। इसको इस तरह समझिए कि स्टीम अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका कुकर फाड़ देगा। स्टीम आपको टरबाइंस को चलाने में आपको जो पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टरबाइंस को चलाने में बड़ा सहयोग करते हैं। स्टीम से ही आपको याद करिए आपका स्टीम इंजन्स, रेलवे इंजन्स चलते थे पहले। स्टीम पावर्ड आपको बहुत सारे मिल्स हुआ करते थे। स्टीम से ही आपको बहुत सारे शिप्स पहले के ज़माने में चलती थी, है ना। तो स्टीम का ताकत इस अमाउंट में सबसे ज़्यादा होता है, यानी एक गिवन टेम्परेचर पर वाटर, ठीक है ना, और उसी गिवन टेम्परेचर पर आपका स्टीम। तो स्टीम उस वाटर से ज़्यादा पावरफुल इसलिए होगा क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट है। ध्यान रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हम कह सकते हैं कि मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है दूसरे स्टेट में अगर हम टेम्परेचर को हम चेंज करें तो। We have learned that substance around us change state
फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी एप्लीकेशन ऑफ हीट को देने से हम देखते हैं कई ऐसे सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ में जो चेंज कर होते हैं, स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड चेंज होते हैं या लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। ये कितना हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है, ठीक है। बट देयर, चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो हमने देखा कि इसको हम लोग फिर से वापस ये कर दें, ठीक। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन में एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि स्टेट चेंज होता है सॉलिड से गैस में डायरेक्टली और वाइस वर्सा है गैस से सॉलिड में, तो इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं, इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो देखो सॉलिड को हम हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, यानी आइस को हीट किया लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया वाटर वेपर बना, गैस बना। गैस को हम फिर कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा, है ना, लिक्विफिकेशन बोलते हैं, लिक्विड बन जाएगा जी, ठीक। लिक्विड को फिर हम फ्रीज करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो हम लोग जानते हैं। फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है बगैर लिक्विड बनाए हुए, तो हम इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना जी। दो ही तरीके से स्टेट चेंज होता है, ध्यान रखना। पहला टेम्परेचर, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें लेटेंट हीट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका प्रेशर, ठीक है ना। आइए अब हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वेरियस स्टेट ऑफ मैटर हैं, अलग अलग जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, उनमें इतना अंतर इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है। ध्यान रखना, जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यानी गैप कितना है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो मैटर कैसा होगा, ठीक है। गैसियस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इंक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। क्या होगा जब हम लोग प्रेशर दें, कंप्रेस करें, यानी दबाव दे करके उसे कंप्रेस करके, है ना, गैस को हम लोग एक सिलेंडर में इंक्लोज कर दें, भर दें। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स एक जगह आएंगी, क्लोज हो जाएंगी। चलो, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आपको लगता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उससे मैटर के स्टेट में कोई बदलाव आएगा। तो यहाँ पर देखिए पिस्टन है, सिलेंडर है, अंदर गैस भरा हुआ है। जब पिस्टन दबा रहे हैं तो ये पार्टिकल्स जो है, मैंने जो बताया था ना कि रूम होगा, 15 लोग होंगे, दीवार अगर हम नैरो करते जाएंगे, मतलब दीवार और छोटी करती जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ धकेलते जाएंगे तो सारे लोग इकट्ठा नज़दीक आते चले जाएंगे। तो पार्टिकल्स क्या हुआ, देखिए पिस्टन और सिलेंडर है, पार्टिकल्स एक जगह और नज़दीक आते चले गए हैं, जो स्पेस है उसको कम करते गए हैं हम लोग। चलिए समझते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम लोग प्रेशर क्रिएट करें गैस पर, अगर प्रेशर दें, अगर कम तापमान और प्रेशर हम लोग दें तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को लिक्विड फॉर्म में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस भी बोलते हैं, CO2, है ना। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसे स्टोर किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई प्रेशर में आपको स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट on decreasing or decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। अगर हम CO2 को देखें, सॉलिड को देखें, तो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट से, आपको किस पे, गैसियस स्टेट से प्रेशर जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हैं 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेयर यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर हम उस प्रेशर पर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम ले जाते हैं, डिक्रीज करते हैं प्रेशर,
इतना कम 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाते हैं। तो विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब ये लिक्विड स्टेट में आए बगैर ये आपको सॉलिड कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अब ड्राई आइस पे बोलते हैं, उसमें बदल जाता है जी, ध्यान रखना। 1 एटीएम क्या है भैया, देखो एटमॉस्फेयर एटीएम एक यूनिट है जिसे हम मेज़र करते हैं, माफ़ कीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए नहीं नापा जाता, माफ़ कीजिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। एटमॉस्फेयर एटीएम एक यूनिट है ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, गैस के द्वारा कितना प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है उसको नापने के लिए एक यूनिट के तौर पर हम एटीएम यानी एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। ये इसका प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, है ना। तो 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है ना। प्रेशर ऑफ द एयर इन एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एयर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, उससे रिलेटेड ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर इज 1 एटमॉस्फेयर बोला जाता है, ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर होता है सी लेवल पर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पर, है ना। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि 1 एटीएम जो हम बोलते हैं, एटीएम क्या है, एक यूनिट है जिससे हम मेज़र करते हैं कि गैस के द्वारा कितना प्रेशर यानी दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो CO2 क्या है, अगर हाई प्रेशर हम इसे दें, ठीक है, तो हाई प्रेशर देने पर इट स्टोर्ड अंडर, अच्छा इसे स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पर। अच्छा सॉलिड जो CO2 है, जो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट करता है डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, वो सीधा गैसियस स्टेट में आपको कन्वर्ट हो जाता है जब डिक्रीज करते हैं प्रेशर, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे 1 एटमॉस्फेयर तक हम डिक्रीज करेंगे तो बिना लिक्विड बने ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर किसी स्टेट या सब्सटेंस, स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के स्टेट को डिटरमाइन करता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। जितना टेम्परेचर दीजिएगा उस हिसाब से उसका चेंज होगा, या प्रेशर दीजिएगा तो वो चेंज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी वही दिखाया है कि सॉलिड लिक्विड, तो सॉलिड फ्यूजन यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हो और सॉलिड बना रहे हो तो सॉलिडिफिकेशन होता है। लिक्विड को अगर आप गर्म कर रहे हो, गैस बना रहे हो तो वेपराइजेशन होता है। गैस जो उठा उसको ठंडा किया तो कंडेंसेशन, लिक्विड बन जाएगा। गैस से सॉलिड डायरेक्टली बनाए बगैर लिक्विड को बनाए हुए, या सॉलिड से सीधा गैस बनाए बगैर लिक्विड को बनाते हुए स्टेट में परिवर्तन किए बगैर, तो इन दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा जी। आगे चलते हैं, अब आते हैं अगला टॉपिक पर इसी चैप्टर के, इवापोरेशन। आसान है जी, सारे लोगों के साथ हर दिन होता है जी। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हम लोग हमेशा क्या ज़रूरत होता है हीट का या प्रेशर चेंज का, किसी भी मैटर के स्टेट में बदलाव लाने के लिए क्या हमेशा ही प्रेशर और हीट की आवश्यकता पड़ती है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस। आप लोग दैनिक जीवन में ही कई उदाहरण देखते हैं जिसमें आपको स्टेट में परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है ना। जैसे लिक्विड से वेपर में, है ना, बगैर लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाए हुए आपको वेपर में बदल जाता है ना। वाटर जैसे अगर आप खुले में छोड़ दो, अनकवर्ड छोड़ दो, तो वो स्लोली आपको वाटर वो वेपराइज होकर के वो चला जाता है ना, चेंजेस इनटू वेपर। जो वैसे ही जो वेट क्लोथ्स है, आपको गीले कपड़े हैं उनको आप रख दीजिए, मतलब सुखाने के लिए छोड़ दीजिए, तो देखिए गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर को होता क्या है इन दोनों केसेस में, हम लोग समझते हैं।
वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोग जानते हैं कि किसी मैटर के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं और वो रेस्ट पोजीशन में कभी नहीं होते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको जिस भी अमाउंट में टेम्परेचर किसी भी गैस, लिक्विड या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको जितना भी टेम्परेचर मिल रहा है उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी उसी अमाउंट में अलग अलग दिखाई देता है ना, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। अगर आप देखें लिक्विड में देखेंगे तो बहुत कम स्मॉल फ्रैक्शन है ना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस। तो जो अगर वाटर है, मान लीजिए अगर कहीं पर भी है, ठीक है, कंटेनर में हो सकता है, ठीक है, ग्लास में, किसी बड़े कंटेनर में, कहीं भी, चाहे रिवर में ही सही, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऐसे पार्टिकल ऊपर के सतह पर, ऊपर के मतलब वाटर के ऊपरी सतह पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होता है, जिसके पार्टिकल्स मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग हो करके, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, जिससे पार्टिकल आपस में बंधे होते हैं, है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता हुआ वो क्या होता है, वो टूट करके अलग हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। यानी ऐसा तो नहीं होता है ना कि पूरा का पूरा पानी वेपराइज्ड होकर के चला जाएगा, उसका ऊपर का जो सतह का जो है पानी जो है उसके पार्टिकल्स, आपको काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगा, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो लिक्विड स्टेट के जो बाकी उसी वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे तो उनको क्या करेगा, वो छोड़ते हुए वो वेपराइज्ड हो जाएगा, वो हवा में चला जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। इस इवेंट को, दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। यानी इस इवेंट को जो आप देखते हो, चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, जब लिक्विड वेपर में, भाप यानी वाष्प में बदल जाता है, वाष्प है ना, वेपर में बदल जाता है, जब टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने से पहले तक में, है ना, यानी जो भी टेम्परेचर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचने से पहले तक में लिक्विड जब वेपर में बदल जाता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। यानी ऐसा नहीं है कि कपड़ा सुखाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, है ना, तभी जा कर के होता है, उसमें तो हम ही लोग उबल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पानी ज़मीन में फेंक दिया तो पता चला कि वो उसको लगे उबालने तभी वो वेपराइज हो, ऐसा तो नहीं है। जितना भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ही सही, वो वेपराइज आप देखिएगा थोड़ा देर में हो जाता है। पोछा लगा, पंखा ऑन कर दिया गया, वेपराइज हुआ, है ना। चलो फैक्टर्स क्या क्या है इवापोरेशन के लिए उसको समझते हैं, एक्टिविटी है वो आप देखिएगा। चलिए, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करता है जब इवापोरेशन और तेजी से होता है। कैसे, उसके लिए 4 कारण बताए गए हैं। पहला है सरफेस एरिया। इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन, सरफेस कितना एक्वायर कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। कैसे, समझते हैं। If the surface area is increased, the rate of evaporation increased. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. इससे वजह से भी आपको जैसे होता है, जैसे देखो, एक चौड़ा कंटेनर ले लो, उसमें पानी भर दो, छोड़ दो, ठीक है ना। एक ग्लास ले लो, ठीक है ना, उसमें पानी भर दो, छोड़ दो। 2 लीटर का लंबा फनल टाइप का ले लो, उसमें पानी भर दो, छोड़ दो। और एक चौड़ा कंटेनर लो, उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ पानी ले लो, उसको छोड़ दो। देखोगे, आप गौर करोगे कि जो चौड़ा कंटेनर है जिसमें पानी आपने भरा हुआ, वो जल्दी, उसमें आपको जल्दी आपका वेपराइज होना शुरू होगा कंपेयर टू अदर जो आपका फनल शेप हो, चाहे ग्लास में आपका पानी हो, उससे मुकाबले। दूसरा, जब आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा तो वॉशिंग मशीन में आप जब कपड़ा धो लेते हो तो ड्रायर में डालते हो, ड्रायर में चलाने के बाद आप ड्रायर में छोड़ दो और आप यही कपड़े को निकाल करके तार पे डाल दो, ठीक है ना, तो आप देखोगे तार वाला बहुत जल्दी सूखेगा,
अब जैसे मैंने गीला कपड़ा, मैं गंगा जी गया, गंगा जी से स्नान करके आया और मैंने गीला कपड़ा पन्नी में बांध करके छोड़ दिया, ठीक है ना, और वैसे ही छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद मैंने देखा कि उसमें पानी के बुलबुले लगे हुए थे पन्नी के अंदर, और कपड़ा तो खैर महक ही रहा था बहुत, और अंदर ही वो कपड़ा वैसे ही गीला का गीला बना हुआ है, वेपराइज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे को एरिया स्क्वायर फीट जितना मिलेगा उसमें वेपराइजेशन उतना ही फास्ट होगा। दूसरा है बच्चों, ध्यान देना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो वो वेपर जल्दी वेपर स्टेट में आपको कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। तो आप टेम्परेचर दो, बढ़ाओ, है ना। धूप निकला है, बारिश का मौसम है ना, धूप निकला हुआ है, तो ये निर्भर करता है ना, जैसे जैसे धूप निकल रहा है आप गीले कपड़े रखो, देखो सूखेगा। फिर तीसरा देखो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी है, जैसे वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, है ना, तो एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, है ना। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज, यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपको प्रेजेंट टेम्परेचर पर जितनी ह्यूमिडिटी यानी वाटर कंटेंट यानी वेपर के रूप में आपको एयर में जितना ज़्यादा मौजूद होगा, उतना ही वेपराइजेशन जो है, इवापोरेशन जो है, उसका रेट कम होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ध्यान देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश का टाइम है, ठीक है ना, ठीक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेपर मौजूद है, पानी का कंटेंट है। अब जैसे गर्मियों का दिन है, मान लीजिए वाटर कंटेंट भी मौजूद है आपको वायु एयर में, ठीक है, आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, आपका पसीना जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी की वजह से आपको एवापोरेशन डिक्रीज होता है, यह ध्यान रखना। जितना ऑलरेडी वाटर कंटेंट मौजूद होगा एयर में, आपका एवापोरेशन उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट जितना कम होगा एयर में, आपका इवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा। चलिए फिर देखिए, इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, है ना, जब थोड़ा हवा चल रहा होता है तो उसमें जल्दी सूखते हैं कपड़े। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, जब हवा तेजी से चलेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर के, वो भी हवा के साथ, तेज हवाओं के साथ उड़ के चले जाएंगे, तो डिक्रीज कर देगा वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में। तो फिर आपका पिछला वाला समझ लो कि इवापोरेशन और होगा फिर फटाफट। जैसे आप देखो कि जब भी पोछा लगता है तो पोछा लगने पर पंखा चला दिया जाता है ना, सूख जाता है। फिर उसके बाद आप देखो पंखा चला देते हो तो आप देखो एक कपड़ा धो करके आप कपड़ा रूम में डाल दिया, सुखाने के लिए रख दिया और पंखा चला दिया गया, रात भर में पंखा चला, कपड़ा सूख गया। तो इसका मतलब अगर हम विंड स्पीड भी, अगर हम मतलब एयर की स्पीड अगर हम किसी वजह से आर्टिफिशियली पंखा वंखा के माध्यम से, या विंडी वेदर है, तो उसमें आपका तुरंत कपड़ा सूखता है। यहाँ पे ली चार्टलियर एक भाई साहब हैं, उनका प्रिंसिपल काम करता है, तो वो हायर क्लासेस में हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। ली चार्टलियर का प्रिंसिपल भी काम करता है यहाँ पर, ठीक है। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरह से इवापोरेशन कूलिंग करता है, ठंड करता है। अब यहाँ पर लेटेंट हीट आएगा, फिर से समझेंगे। चलो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग द पार्टिकल ऑफ लिक्विड। अब ओपन वेसल है, खुला हुआ कोई बर्तन है, उसमें अगर पानी लिक्विड रखा हुआ है तो इवापोरेटिंग होता रहेगा, इवापोरेशन होता रहेगा। पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड का, वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें लेटेंट हीट वगैरह आएगा। जो पार्टिकल, लिक्विड का जो पार्टिकल है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी आसपास का अगर बर्तन है या आसपास का जो एरिया है, उससे वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, ठीक है ना। जो लिक्विड का पार्टिकल है वो एनर्जी गेन करता है अपने आसपास के, ठीक है, एनर्जी सराउंडिंग से, ठीक है, टू रिगेन द एनर्जी। क्यों एनर्जी गेन करता है? क्योंकि जो एनर्जी ऑलरेडी लिक्विड से जा चुका है इवापोरेशन के दौरान, ठीक है, उसको रीगेन करने के लिए आसपास से वो ठंडक लेता है। ध्यान रखना, जैसे आप
एसीटोन है, चाहे पेट्रोल है, आप पेट्रोल हाथ में लो, देखो कितना ठंडा लगता है ना। जैसे नेल रिमूवर, जैसे देखिएगा नेल रिमूवर वगैरह आता है, नेल रिमूवर नहीं, माफ़ कीजिए, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए देखिएगा आता है आपका, तो उसको जैसे ही हाथ में लीजिएगा तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वो आपके बॉडी से गर्मी खींचता है, गर्मी खींच करके फिर वो वेपराइज्ड हो जाएगा और आपको ठंडा महसूस होगा। तो जितना आपके बॉडी से एनर्जी खींचा, ठीक है ना, वो आपको फिर वो खींचा तो आपको वहाँ पर ठंडक महसूस कराएगा, ठीक है, और वो फिर वेपराइज हो जाता है। यही चीज़ है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग बीइंग द सराउंडिंग्स कोल्ड। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है आसपास के सराउंडिंग से, इसीलिए सराउंडिंग को वो ठंडा कर जाता है। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी अपने सराउंडिंग से। क्यों रीगेन करता है? क्योंकि एवापोरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, एवापोरेशन के दौरान लिक्विड की जो एनर्जी लॉस्ट हुई उसको रीगेन करता है वो आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी प्राप्त करके, है ना। लिक्विड का पार्टिकल एनर्जी प्राप्त करता है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी आसपास के क्षेत्रों से, ठीक है, वो एनर्जी ले लेने की वजह से वहाँ पर कोल्ड महसूस करते हैं हम लोग आसपास के क्षेत्रों पे। चलिए आगे चलते हैं। What happens when you pour some acetone? अच्छा, ये नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक। क्या होता है जब हम लोग हाथ में एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, रखते हैं, या पेट्रोल है अपने पाम पे रखेंगे, तो जो पार्टिकल्स है ना, नेल पॉलिश रिमूवर या पेट्रोल, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे आपके पाम से, हथेली से, ठीक है ना, या उसके सराउंडिंग से प्राप्त करेंगे और एवापोरेट कर जाएंगे इस, और पीछे आपके पाम को ठंडा कर जाएंगे। ध्यान रखना, एनर्जी गेन की, तो एनर्जी गेन की तो वहां पर ठंडा कर गई और उड़ गई, है ना, कर गई चुल। ध्यान रखिएगा। चलो, आफ्टर ए हॉट सनी डे, एक सनी डे है, बड़ा अच्छा खासा धूप निकला हुआ है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। देखोगे लोगों को कि वो पानी छिड़कते हैं अपने घरों के छतों पर, या सामने अगर ज़मीन वगैरह है, ओपन ग्राउंड है, तो वहाँ पे छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करेगा। तो क्या होगा कि जब पानी छिड़के तो वो पानी ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो गर्मी है उसको खींचा और वेपराइज हो गया, ठीक है। लेकिन वेपराइज होने से पहले उस एरिया का जो गर्मी है उसको खींच लिया, इससे वहाँ पर ठंडा वाला क्षेत्र, बताओ, हल्का ठंडा आपको महसूस होगा। ध्यान रखिएगा, टू कूल द हॉट सरफेस। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में और किस तरह से है? चलो, व्हाट शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? हम लोग को कॉटन क्लॉथ से क्यों दूसरे फैब्रिक को पहनने से मना किया जाता है कि मतलब कॉट सूल मत पहनो, वुलन ना पहनो गर्मियों में, फिर दूसरा टाइप ऑफ कपड़ा ना पहनो, कॉटन ही सबसे बेस्ट क्यों होता है? ड्यूरिंग समर्स वी पर्सपायर यानी पसीना बहना, स्वेट करना, है ना। हम लोग समर में क्या होते हैं, हम लोग स्वेट करते हैं मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, जब पसीना निकलता है उसके माध्यम से गंदगी भी हम लोग एक्स्ट्रा ये करते हैं, गंदगी बाहर निकलता है पसीने से, लेकिन पसीना होने से हम लोग को एक ठंडक का भी एहसास होता है, ये मैकेनिज्म है बॉडी का। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जब इवापोरेशन होता है तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स है सरफेस पर, इवापोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स है सरफेस पर, वो क्या करता है, लिक्विड का जो सरफेस है लिक्विड का, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस, यानी आसपास से, या अगर बॉडी पर वो स्वेट है तो बॉडी से वो एनर्जी आपको गेन करता है, ठीक है। और
वेपर में बदल जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट एनर्जी इक्वल होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। अच्छा, हीट एनर्जी जो बराबर है लेटेंट हीट के, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, वो बॉडी से आपको क्या करेगा, बॉडी को कूल कर देगा और चला जाएगा। इसका मैकेनिज्म समझिए आसानी से। मैकेनिज्म ये होता है कि जब आपको पसीना होता है तो पसीना हुआ तो पूरा पूरा पानी पानी है, ठीक है जी। अब आप क्या किए, आप कहीं पे हवा के नीचे बैठे तो अब इवापोरेशन होगा, ठीक है। इवापोरेशन जब होगा तो जो आपको पसीने का, जो पसीना को लिक्विड मानिए, तो लिक्विड का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, वो आपके बॉडी से गर्मी खींचेगा, ठीक है ना। वो गर्मी जो खींच रहा है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो गर्मी खींचा और उसके बाद वो वेपराइज्ड हो गया। तो जो गर्मी खींचा है तो अब वो ठंडक वहां पे आपको लगेगा, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी खींच करके वेपराइज हो गया। अब आपको वहां पे ठंडक का एहसास हो रहा है, वही ये कहना चाह रहा है। कॉटन, अब देखिए जो कॉटन है, बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, आपको इसीलिए बोला जाता है कॉटन के बने हुए कपड़े पहनिए, क्योंकि ये जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है ना, इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवापोरेशन। तो कॉटन क्या है, एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, जो आपको मदद करता है स्वेट को एब्जॉर्ब करने का, यानी पसीना सोख लेता है और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहता है बढ़िया से, जिससे कि इजी इवापोरेशन होता है। यानी पसीने को आपका कॉटन के कपड़े ने सोख लिया, अब ये कॉटन के कपड़े में अच्छा छिद्र वगैरह होता है और जो फैब्रिक होता है, जो थ्रेड होता है, वो इस तरह का होता है कि वो आपका एटमॉस्फेयर में रहते रहते वो इजी इवापोरेशन आसानी से होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम करता है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब आइस कोल्ड वाटर आप उसका ग्लास आपने देखा होगा, जब आइस कोल्ड वाटर होगा, है ना, ग्लास ऑफ वाटर होगा, तो आप देखे होंगे कि ग्लास के ठीक बाहर बहुत सारे छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए होंगे। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। एक ले लीजिए कोई बर्तन, उसमें आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए। आप उसमें देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए होंगे आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। बाहर में आपको वाटर ड्रॉपलेट बहुत सारे लगे हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब, इसका तरीका ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वो जब कांटेक्ट में आता है कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ, तो वो लूज करता है एनर्जी और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, है ना। इसीलिए हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पे देखते हैं। तो इसका मतलब समझो कि वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, और जब वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, यानी वो थोड़ा कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर इस तरह की चीज़ों के साथ जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा वाटर वेपर, ध्यान रखना। तो वाटर वेपर जब कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो लूज करेगा एनर्जी, तो वेपर फिर से क्या होगा, आपका कंडेंस होगा, यानी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पर हम देखते हैं बर्तन के बाहर आपको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, दो आपसे साइंटिस्ट्स ने बताया कि भाई देखो, जो मैटर हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही, लेकिन अब साइंटिस्ट बात करते हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर, 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। यानी 3 तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन 5 2 और हैं जिसके बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। इसको प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा के देखते हैं कि द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, है ना, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। अब जैसे मान लो बच्चों कि आपसे पूछा जाए कि जो फायर है वो कौन सा स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या स्टेट है? तो कई लोग बोलेंगे गैस। तो गैस नहीं बेटा, जब फायर लगा, जब जला, तब गैस उठा, वो गैस उठ के गया। लेकिन फायर क्या है? वो वाला फायर नहीं, पुष्पराज अपन झुकेगा नहीं, फल फ्लावर समझे क्या फायर,
है ना, वो वाला टाइप का फायर। तो फायर क्या है? फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिजली, जो आपको आकाशीय बिजली है जो गिरती है, तो ये जो बिजली है ये जो आकाशीय बिजली है ये किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड लिक्विड गैस का। तो बेटा ये दोनों, इस तरह और भी हैं, ये दोनों ही आपको सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं, ये प्लाज्मा में इसका उदाहरण आता है, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा जो भी अगर आपको दिखाई देगा फेनोमेनन, तो उसमें आपको सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, ध्यान रखना। उसके पार्टिकल्स बहुत एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक होंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। ये जो पार्टिकल्स है ये आपको बनते हैं आयोनाइज्ड गैस, फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, यानी चार्ज्ड गैसेस। आप इसको आयोनाइज्ड को समझ लो चार्ज्ड, है ना। ये जो पार्टिकल्स है आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। तो ये पार्टिकल्स आपको चार्ज्ड गैसेस के रूप में आपको दिखती हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझिए फ्लोरेसेंट ट्यूब हैं या नियॉन साइन बल्ब्स हैं, आपको इनमें प्लाज्मा होते हैं। जैसे नियॉन साइन बल्ब्स हैं, उनके अंदर आप देखोगे तो नियॉन गैस भरा रहता है, या इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब है, वहाँ हीलियम गैस या कुछ और गैसेस फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो आपके घरों में होती है ना, उनमें भरे होते हैं। ये गैस क्या होता है? ये आयोनाइज्ड होता है, यानी चार्ज्ड होते हैं, ध्यान रखना। दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, है ना। ये चार्ज कब होते हैं? जब इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कराया जाता है, तो ये हेवीली चार्ज हो जाते हैं ये गैसेस, ठीक है ना। दिस चार्जिंग अप क्रिएट ए प्लाज्मा। जब ये चार्जिंग अप होते हैं, है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये क्रिएट करते हैं प्लाज्मा, जो ग्लो करता है इनसाइड द ट्यूब या बल्ब। प्लाज्मा ग्लो करता है विथ ए स्पेशल कलर, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस किस तरह का होगा, ध्यान रखिएगा, उस अनुसार कलर डिफाइंड होगा। सन है, स्टार हैं, वो ग्लो करते हैं क्योंकि उसमें भी प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा क्रिएट होता है स्टार्स में क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पर आपको प्लाज्मा क्रिएट होता है। तो ये फोर्थ स्टेट था। फिफ्थ स्टेट है, ठीक इसका अपोजिट जाएगा, ध्यान रखना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में 1920 इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ये उनका इमेज है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, ठीक है ना, हैड सम कैलकुलेशन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए उन्होंने सब कैलकुलेशन किए थे, और इन्हीं कैलकुलेशंस के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसे ध्यान बोला गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC कहा गया। 2001 की बात करें तो एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटेल और कार्ल ई वाइमन हैं, USA, इन्होंने काम किया और इनको मिला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पर इन्होंने काम किया और इनको नोबेल प्राइज मिला। जो BEC है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस। वहां पर क्या था? वहां पे चार्ज्ड गैसेस होती थी, हाई मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज आपको पार्टिकल्स आपको होते थे गैसेस में, है ना। यहाँ पर वही उसके उलट आपको गैस को कूल करते हैं, कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी, कम घनत्व पर आपको गैस को आप कूल करते हो, है ना। अबाउट 100,000 यानी 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, एक नॉर्मल एयर के घनत्व का मतलब 100,000वां भाग, है ना, 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर टू द सुपर लो टेम्परेचर, यानी सुपर लो टेम्परेचर पर जब गैस को कूल किया जाता है ना, तो उससे आपको वहाँ पे पार्टिकल्स पे उसका वैसे ही आपको असर पड़ता है। इसको आप ज़्यादा समझ सकते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 9th स्टैंडर्ड पर ये बहुत नहीं दिया है, बस ये इतना ही भर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर है यानी 1,00,000वां भाग है, ये 1,00,000 होगा, 100,000 है ना, तो 1,00,000वां भाग जो होगा नॉर्मल एयर के डेंसिटी का, उतना कम तापमान, उतना कम जो आपको है उतने कम डेंसिटी पर गैस को कूल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9th स्टैंडर्ड पे बस इतना ही है, ठीक। आगे ये NCERT के क्वेश्चन है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी मैटर का
यहाँ पे देखिएगा, मास वॉल्यूम और डेंसिटी को समझ लीजिए छोटे में। मान लीजिए किसी मैटर का अमाउंट है कंटेंट इन सब्सटेंस, है ना, कॉमन यूनिट केजी और ग्राम्स है, आप जानते ही हैं। मान लीजिए मास इसका है 8500 ग्राम है, और वॉल्यूम हमें पता है कि 15/15 तो 3 डायमेंशनल स्पेस इंक्लोज बाय क्लोज सरफेस, जो 3 डायमेंशनल, तो लेंथ ब्रेथ विड्थ जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन यूनिट आप जानते हैं मीटर सेंटीमीटर में होता है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड 15 तो आ जाएगा 375, है ना, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब आप देखिए, तो हम डेंसिटी जब निकालेंगे जो, तो हम लोग को पता है कि मास इतना है और वॉल्यूम इतना है, ठीक है ना। तो हमें यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस का पता करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो केजी मीटर क्यूब है क्यूबिक मीटर है, और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो 8500 डिवाइडेड बाय इतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा डेंसिटी है 2.5185। तो हम मास को वॉल्यूम से डिवीजन कर देने पर जो आएगा वो डेंसिटी होगा। अगर हम लोग केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो जितना आया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो केजी किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको डेंसिटी निकाला जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर, है ना। तो आज अब ये कंप्लीट हो गया है, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस। तो आप फ्यूजन से संबंधित इसको समझिएगा, लेटेंट हीट का। पहले तो लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट इज़ द हीट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू चेंज फेज। यानी लेटेंट हीट जो जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट का फेज़ में बदलाव के लिए। जैसे फेज़ में बदलाव का मतलब होता है मेल्ट कर दें उसको, बॉयल कर दें या फ्रीज कर दीजिए। दिस एनर्जी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एंथैल्पी। एंथैल्पी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मल एनर्जी ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिगर 1 दिखा रहा है, वेरी कोल्ड आइस हैज़ हीटेड एडेड इट टू इट, द टेम्परेचर गोज अप, दैट्स ए सेंसिबल हीट। अच्छा, ये सेंसिबल हीट है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से, हाँ ये देखिए सारे लोग इसको समझते हैं। लेटेंट हीट जब होता है तो वहाँ पर जब भी मिलता है, डज नॉट कॉज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट से वहाँ टेम्परेचर राइज नहीं करता है उस सब्सटेंस का, है ना। लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होता है उस सब्सटेंस का। लेटेंट हीट क्या करता है, विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब लेटेंट हीट सप्लाई किया जाता है तो वो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है उसको, वो बाधा को तोड़ते हुए आपको क्या करता है, इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यानी उस स्टेट के में चेंज हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन बिटवीन पार्टिकल्स सब किसी भी सब्सटेंस का, तो जब चेंज होता है किसी भी स्टेट में, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, तो उस दौरान में जो सब्सटेंस है, चाहे वाटर है चाहे कोई भी सब्सटेंस पकड़ लीजिए, तो उसका जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसको ओवरकम करेगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है ना, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वापस से देख लेते हैं एक बार कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। जिस मात्रा में, ठीक है ना, हीट एनर्जी आपको ज़रूरत है जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में आपको कन्वर्ट करे, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट आ जाए, उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी सॉलिड से लिक्विड में। तो लेटेंट हीट क्या हुआ, बस उतने मात्रा में हीट एनर्जी जिससे कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाए गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो लेटेंट हीट होता है, ठीक है ना। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो यहाँ दिया है, यहाँ पर होगा लेटेंट हीट, है ना। तो जो आपको सेम वे एज वी हैव डिफाइंड इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन द स्टीम, स्टीम के पार्टिकल्स की बात करेंगे, दैट इज वाटर वेपर, है ना, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा गिवन टेम्परेचर पर। वाटर में अगर सेम टेम्परेचर पर वाटर है और स्टीम है,
तो स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होगा। एनर्जी ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो उतना हीट जिससे कि वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। उतना हीट का रिक्वायरमेंट बस, जिससे कि वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि यहाँ वाटर है तो वेपराइजेशन आएगा, ठीक। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अब इसी से रिलेटेड मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ, क्विज बनाने वाला हूँ, सीजन 2 का चैप्टर, इसी चैप्टर से रिलेटेड बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि स्किप करेंगे अगर वीडियो कोई भी पार्ट तो वो आपका पूरा चेन खराब कर देगा। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे चैप्टर को दोबारा, पूरा वीडियो को आप बराबर से देखिए। अगर देख लिया तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर को देख लिया हो तो मैं अब इसके बाद बनाने वाला हूँ क्विज इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आपको लगाना है, ठीक है। अगर लगा लिया तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपका वो पूरा कवर ना कर ले, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से पूरा देख लीजिए। क्विज का इंतजार करिए, अगला वीडियो क्विज का होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल युवान एडुसर्व। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग दिस यूट्यूब चैनल। एंड योर होस्ट एंड दोस्त नागेश श्रीवास्तव इज साइनिंग ऑफ। और फिर मिलते हैं अगला टॉपिक, अगला जो क्विज है इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।